नमस्ते दोस्तों। आज इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम बीएसई इंडिया से किसी भी कंपनी का एनुअल रिजल्ट का डेटा कैसे निकाल सकते हैं किसी प्रोग्राम के जरिए। तो हमारा पर्पस ये है कि जनरली क्या होता है कि जब भी आप बीएसई इंडिया पर जाते हैं तो आप स्क्रिप्ट डालते हैं, सर्च करते हैं, फिर एक एक करके डेटा को देखते हैं, पर उसमें काफ़ी मैनुअल एफर्ट है। और अगर एक सेक्टर में अगर 50 और 100 कंपनियां हैं तो हर एक कंपनी के लिए वो डेटा निकालना फिर उसको एक्सेल में डालना एक काफ़ी मैनुअल एफर्ट है इसमें। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें या कोई एक छोटा सा प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकें तो हम कैसे बहुत इजीली डेटा निकाल सकते हैं बीएससी इंडिया से, और उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं एक्सेल में, और किसी ऐसे फॉर्मेट में जिसमें हमें मैनुअल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रोग्रामेटिकली बीएससी इंडिया से किसी भी कंपनी का 5 साल का एनुअल रिजल्ट का डेटा निकाल सकें, उसके डेटा फील्ड्स को उसमें से पार्स कर सकें और फिर उस डेटा को एक एक्सेल में ऑर्गेनाइज कर सकें। और बेसिकली ये भी हम कर सकते हैं कि हम कैसे प्रोग्रामेटिकली उस पर हम एनपीएम परसेंटेज और आरओई निकाल सकते हैं। बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है। बेसिकली अगर आप ऑलरेडी वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे कि अगर आपके पास रेवेन्यू है और प्रॉफिट है तो आप एनपीएम परसेंटेज जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये देखेंगे, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम कंसोलिडेटेड डेटा भी कैसे निकाल सकते हैं किसी कंपनी का, और कैसे हम किसी कंपनी का सारा अवेलेबल एनुअल रिजल्ट का डेटा बीएसई इंडिया से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग है ये मेनली प्रोग्रामर्स के लिए है। और यहाँ पर मेरी उम्मीद ये है कि जो भी इस ट्रेनिंग को देख रहा है या फिर जो भी इसको समझने की कोशिश कर रहा है उसको एक बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। और जब मैं प्रोग्रामिंग नॉलेज की बात कर रहा हूँ तो मैं मेनली प्रोग्रामिंग स्टेप्स, लूप्स कैसे काम करते हैं, इफ एल्स कैसे काम करता है, या फिर एक प्रोग्राम्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स का यूज, और वेरिएबल्स को फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो समझने की ज़रूरत है। और शेल के कॉन्टेक्स्ट में शेल स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग अगर आपको पता है, ऑल्दो ये सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग है, मेरे ख्याल से शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसलिए मैंने शेल चुना है। क्योंकि बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा या अदर हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन शेल के केस में जो है शेल स्क्रिप्टिंग बहुत ही आसान है, बहुत इजीली सीखी जा सकती है। और उसमें गूगल का सपोर्ट भी है, अगर आपको कुछ कहीं आप अटकते हो तो आप गूगल से सपोर्ट ले सकते हो। तो शेल स्क्रिप्टिंग इसमें आपको आनी चाहिए। तो बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो विंडोज़ के लिए केवल चाहिए, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और उसमें अगर कुछ नहीं काम कर रहा है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। हम इसको इसमें कवर नहीं करेंगे, बेसिकली हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं पर वो चीज़ हम कवर नहीं करेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग और यूनिक्स कमांड आपको पता होनी चाहिए। एचटीएमएल का सिंटैक्स कैसा होता है, बॉडी होती है उसमें हेडर होता है, और फिर कैसे रोज होते हैं, टेबल्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमें जानना जरूरी है। जेसॉन डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि जेसॉन ओवरऑल होता कैसा है और कैसे वो एलिमेंट्स उसमें सजे होते हैं। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपाथ से जेसन एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्सएमएल जो जो डेटा होता है वो बेसिकली एचटीएमएल जैसा ही होता है, टैग्स होते हैं उसमें, वो कैसा होता है, और एचटीएमएल एक्सएमएल की हम पार्सिंग कैसे कर सकते हैं यूनिक्स कमांड से। सो मैंने कुछ चीज़ें, ऑल्दो जब मैं ट्रेनिंग के में हम जाएंगे तो मैं स्पेसिफिक कमांड्स या टूल्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर टूल और ही यूज करें या एक्सपाथ ही यूज करें। अगर आपको लगता है कि कोई डेटा स्ट्रक्चर जैसे जेसॉन डेटा स्ट्रक्चर से आपको डील करना है, एक्सएमएल या एचटीएमएल फॉर्मेट से डील करना है, आपको लगता है कि आपके पास एक बेटर कमांड है या बेटर टूल है, तो आप डेफिनेटली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट मेरा मोटो है कि मैं आपको एक किक स्टार्ट दे सकूं कि ओवरऑल ये कैसे काम करता है, प्लस जो टूल्स और कमांड्स मैं बोल रहा हूँ उस अगर अगर आप वही यूज करते हैं तो उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट नीड एंड सेटअप। बेसिकली इन्वायरमेंट से मेरा मतलब कंप्यूटर इन्वायरमेंट से है। सो बेसिकली जो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए उसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैंने ये जो प्रोग्राम्स में आपको दिखाऊंगा या कमांड दिखाऊंगा वो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने टेस्ट किए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये विंडोज 7 पे भी चल जाएंगे। मैंने टेस्ट तो नहीं किया लेकिन मैं लगभग 90% श्योर हूँ कि ये चल जाएंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी बेसिक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं। वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाने चाहिए। इसमें बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है। इट शुड वर्क बेसिकली। यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैक है, उबुंटू है, वो भी काम करेंगे, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किए हैं। और हम देखेंगे कि अगर आप यूनिक्स से मैक उबुंटू यूज करते हैं या लिनक्स यूज करते हैं तो आपको क्या एग्जैक्टली आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास सफिशिएंट इन्वायरमेंट है कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो है कि नहीं, बिफोर यू कैन प्रोसीड। इसके अलावा आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम प्रोग्रामेटिकली डेटा फेच करेंगे बीएससी इंडिया से। तो अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो वो क्या होगा, कनेक्शन इंटरप्ट होगा, जिसके चलते पार्शियल डेटा आएगा या फिर डेटा ही नहीं आएगा। और जनरली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उस केस में या तो फेल हो जाते हैं और बार बार आपको जाकर देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। या फिर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोग्राम ने पार्शियल डेटा लोड किया और वो स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट नहीं है, लाइक जेसन डेटा स्ट्रक्चर है, उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर वो डेटा इटसेल्फ कंप्लीट नहीं है स्ट्रक्चर में, तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप उसको आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप कंफ्यूज होते रहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर हम लोग बेसिक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करेंगे वो सिगविन इंस्टॉल करेंगे हम लोग विंडोज़ के लिए, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेल कमांड को सपोर्ट नहीं करता। उसका एक अपना ही कमांड पैटर्न है जो बैश या शेल कमांड से डिफरेंट है। जैसे कि उसमें DIR होता है, डायरेक्टरी की लिस्टिंग के लिए। जो विंडोज़ के जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियली था उसमें जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें उसमें अगर प्रोग्रामेटिकली आपको डायरेक्टली लिस्ट करनी है तो DIR कमांड होगा। लेकिन वही चीज़ जो है यूनिक्स में या लिनक्स में LS से होती है, कि LS-LRT कर दिया, LS कमांड से होती है। तो कमांड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ किया, विंडोज़ के कमांड्स क्यों नहीं यूज़ किया, तो अ, इसका दो रीज़न है। एक तो मैं मेनली यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता हूँ, तो मेरा एक कंफर्ट लेवल है उसमें और मेरा कमांड है उस पे। दूसरा जो विंडोज़ का जो ट्रेडिशनली जो कमांड रहा है, विंडोज़ जो है वो कमांड के अराउंड काम नहीं करता, तो उसके कमांड का जो एरिया है, जो सेट ऑफ कमांड्स जो है ना वो काफ़ी बेसिक रहे हैं। रिसेंटली विंडोज़ ने पावर शेल इंट्रोड्यूस किया और वो बिल्कुल ही डिफरेंट है विंडोज़ के बेसिक कमांड्स जो डॉस कमांड थे उनसे। और उसका एक अपना लर्निंग कर्व है, यानी कि आप वो चीज़ पावर शेल में भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट वे में। जो भी मैं आपको बताऊंगा आप वो पावर शेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक अपना सेट है और लर्निंग कर्व है जो मैंने सीखा नहीं है। अगर आपको आता है तो आप यही जो स्टेप्स जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स के थ्रू करना चाह रहा हूँ, वही चीज़ आप उसमें कर सकते हैं और ये इक्वली काम करेगी। और ये इस पूरे ट्रेनिंग को आप एक आइडिया के फॉर्म में लीजिए। इसको आपको पूरी की पूरी तरह से कॉपी करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। नहीं, आप उसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या जो भी कमांड्स हो। एंड गोल ये है कि हम पूरा का पूरा जो बीएससी का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको डेटा स्ट्रक्चर को समझें और डेटा स्ट्रक्चर से कैसे डेटा को निकाला जा सकता है वो समझें, पार्सिंग सही तरीके से कैसे की जाए वो समझें। एक बार आप वो समझ गए, अगर आपका उस पर कमांड आ गया, तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पार्स कर सकते हैं और उसको एक्सेल में मूव कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, सिगविन। और सिगविन जो है वो आपको बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूनिक्स कमांड रन करने की सुविधा देता है। तो जैसे अगर आपके पास यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैक है, तो आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए मैंने आपको यूआरएल दे रखा है। इसके अलावा आप गूगल करके भी ये यूआरएल निकाल सकते हैं। इसका आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो कुछ स्पेशल जो कमांड्स हैं वो जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं वो सब उस पर काम करते हो।
ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिफ़ॉल्ट कमांड्स तो इसमें काम करेंगे, जो बेसिक यूनिक्स के कमांड है वो इसमें काम करेंगे, लेकिन एक्सएमएल पार्सिंग या फिर कुछ और मैथ ऑपरेशंस के लिए या जेसन पार्सिंग के लिए कुछ कमांड्स होते हैं जो कि स्पेशल पैकेजेस में होते हैं। हो सकता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेगमेंट के साथ इंस्टॉल ना हो और आपको उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़े। अब आप जब अलग से इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं तो इसमें सिंपल सी चीज़ है। आप बेसिकली गूगल कर सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। कई बार उनके होम पेज पे ये इंफॉर्मेशन होगी, जिस जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है उसके होम पेज के वेबसाइट पे। आप ये पता कैसे करेंगे कि ये कमांड्स आपके मशीन पे इंस्टॉल है कि नहीं? इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और उस सॉफ्टवेयर टूल्स का जो है, जो भी पैकेज है उसका जो है कमांड टाइप कीजिए, जैसे मैंने एक्सटिल टाइप किया। और अगर आपको कुछ ऐसा आता है जो कि विच मेक सेंस, लाइक कि एक्सटिल इज ए क्वेरी इंजन और यूज हेल्प, तो इसका मतलब कि ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल है। अगर आप कोई भी ऐसा जो टूल है, जो पैकेज है, वो इंस्टॉल नहीं होगा और आप उसका कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आएगा कमांड नॉट फाउंड। तो मोस्टली कमांड नॉट फाउंड का मतलब है कि वो पैकेज इसमें इंस्टॉल नहीं है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि सारे के सारे पैकेजेस एज इट इज अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत गूगल की हेल्प लेनी पड़े इंस्टॉलेशन के लिए। आप आगे देखेंगे कि इन कमांड्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको आगे पता चलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे मैंने एक चेक करने के लिए बीसी कमांड रन किया, और ये बीसी कमांड जो है इसने भी कुछ एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया। इसका मतलब ये पैकेज मेरे यहाँ इंस्टॉल्ड है मेरे मशीन पे, लेकिन इसके साथ साथ ये कमांड एंड नहीं हुआ है। इसका मतलब कि जो ग्रीन प्रॉम्प्ट है ये अभी तक आया नहीं, ये कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसमें शायद आ, ये हो सकता है कि ये जो पैकेज है, ये जो टूल है, ये कुछ ऐसे काम करता है कि अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो इसका एक खुद का प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट पे ये काम करता है। जैसे मैंने 10+10 किया, 20, ये मैथ लाइब्रेरी कमांड एक्चुअली 20/9 किया तो उसका एक रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से इस पे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कब होता है? जब कोई भी कमांड, यूनिक्स में कोई भी कमांड जो है, अगर वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो वापस आपको प्रॉम्प्ट नहीं देगा। उसके लिए आपको उस कमांड को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए आप कंट्रोल सी का यूज करते हैं। कंट्रोल सी करते ही ये प्रोग्राम बाहर आ गया। अच्छा, ये जो है ये कमांड स्पेसिफिक नहीं है। कभी भी कोई भी यूनिक्स बेस्ड प्रोग्राम रन हो रहा हो, अगर आपने सपोज स्क्रिप्ट आपका रन हो रहा हो या फिर कोई कमांड रन हो रहा है जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, वो कमांड जो है वो किल हो जाएगा, यानी कि वो वापस आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग एनुअल डेटा को फेच कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बीएससी का जो है डेटा स्ट्रक्चर को समझिए, क्योंकि बीएससी का जो डेटा स्ट्रक्चर है, या किसी भी वेबसाइट से जब आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं प्रोग्रामेटिकली, तो आपको उसके डेटा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे होता है, वो बैकएंड में वो डेटा किस तरह से डाउनलोड होता है। और अगर आप एक बार वो फिगर आउट कर लेते हैं कि ये डेटा का फॉर्मेट ये है, तो आप फिर उसको, उस फॉर्मेट को समझ के उसको प्रोग्रामेटिकली उसको पार्स कर सकते हैं। जनरली जो डेटा होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बीएससी इंडिया, जैसे आपने वेबसाइट खोला तो आपका जो ये सामने यूआई आ रहा है अभी, ये यूआई जो है वो रिप्रेजेंटेशन है उसी डेटा का एक ब्राउजर के इंटरफेस में। लेकिन बैकएंड में डेटा एक्चुअली डाउनलोड होता है, और वो जो डेटा होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जैसे डेटा का। जैसे कि इसको सिंपल कर्ल कमांड से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी डेटा। तो मैंने कर्ल और सिर्फ आप bscindia.com को आप पेस्ट कीजिए। अगर आप देखेंगे तो बीएससी इंडिया का होम पेज डाउनलोड हुआ है यहाँ पे। अब ये होम पेज जो है पूरे के पूरे टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, लेकिन जब आप ब्राउजर उसको रेंडर करता है तो उसमें डिफरेंट कलर्स, मार्जिन्स, बोल्ड, येलो, हाईलाइटेड, ये सब चीज़ें ब्राउजर ऐड करता है, इसको अरेंज करता है उस डेटा को। तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इस, अगर ये डेटा है तो इसका स्ट्रक्चर समझना है कि कौन से डेटा कहाँ और कैसे फिट बैठता है पूरे के पूरे पेज में। तो वही हुआ डेटा स्ट्रक्चर समझना। और एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आपने एक बार डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपने आधी बैटल जीत ली। सो आधा अपने काम आपका कंप्लीट हो गया जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके बाद से आपका सिंपल काम रह जाता है कि आप टेक्निकली उस डेटा को डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग वो समझेंगे। दूसरा कि स्क्रिप्ट कोड, जैसे आपको बीएससी में मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, सेक्टर कोड होता है, उस सेक्टर का नाम होता है, स्क्रिप्ट कोड होता है और स्क्रिप्ट का नाम होता है। जैसे सीएमआई लिमिटेड का स्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। अब
मुझे अगर 5 साल का डेटा फेच करना है तो उसका जो बीएससी का जो एपीआई है वो एक यूआरएल प्रोवाइड करता है। अब आप सोचते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि यही यूआरएल है। तो क्या होता है कि जैसे कि बीएससी के वेबसाइट पे मैंने गया और मैंने सीएमआई लिमिटेड मैंने सर्च किया, सीएमआई लिमिटेड। ओके। तो सीएमआई लिमिटेड को जब मैंने सर्च किया तो सीएमआई लिमिटेड का पेज लोड हुआ, लेकिन मुझे इस पेज से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने मैंने गया यहाँ पे, तो यहाँ पर मुझे पिछले 5 साल का जो एनुअल डेटा है वो दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब ये पेज लोड हो रहा था तो इस पेज के बैंडविड्थ को, नेटवर्क के जो कम्युनिकेशन है उसको मैंने चेक किया। नेटवर्क कम्युनिकेशन चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है बीएससी में या किसी भी वेबसाइट में बेसिकली, कि आप डेवलपर्स टूल ओपन कीजिए और डेवलपर टूल्स जो पे एक बार आपका डेवलपर टूल ओपन होता है और अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये नेटवर्क ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस समय नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है सर्वर के साथ। तो ये पेज लोड होने में इतने सारे नेटवर्क में डेटा जो है वो ट्रांसफर हुआ है। अब ये जो नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफर हुआ, इसमें आपको धीरे से इसको एक एक करके एनालाइज करना होगा हर एक एलिमेंट को, कि हर एक एलिमेंट ने क्या रिटर्न किया है। एक एक जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे कि ये जब कम्युनिकेशन हुआ तो ये जो पर्टिकुलर इमेज थी ये डाउनलोड हुई, ये जिफ डाउनलोड हुई। उसके बाद हम इसी में हम धीरे धीरे पहुंचेंगे तो आपको एक के बाद एक समझ में आएगा कि ये क्या क्या डाउनलोड हो रहा है। तो इसी से मुझे पता चला कि जब ये डेटा जो डाउनलोड होकर आता है वो एक एपीआई के थ्रू आता है। तो अब मैंने क्या किया कि अब मुझे चूंकि ये पेज में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे पेज के पूरे डेटा में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये इस डेटा में इंटरेस्ट है जो कि यहाँ पे मैं दिख रहा है इनफैक्ट एनुअल ट्रेंड के डेटा में। और वो मुझे सिर्फ मिलियन में मुझे देखना है, आप करोड़ में भी देख सकते हैं। मुझे इस डेटा में इंटरेस्ट है बेसिकली। तो मुझे पता चला कि अगर ये एपीआई है, अगर हम इस एपीआई में स्क्रिप्ट कोड डालते हैं, इसमें अगर हम लोग सीएमआई के स्क्रिप्ट कोड डालते हैं 330 वाला, तो मैंने इसमें 330, ये ऑलरेडी मैंने एक बार शायद इसको सर्च किया हुआ है, तो ये डेटा डाउनलोड होकर आता है। तो ये जो डेटा है ये इसी डेटा का रिप्रेजेंटेशन है स्क्रीन पे। तो मुझे यहाँ इस डेटा से मतलब है बेसिकली। अब हम लोग ये देखें कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये जो है ये जेसन फॉर्मेट में है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये जेसन फॉर्मेट में कैसे है। उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो सारा एनुअल रिजल्ट का डेटा है वो स्टैंड अलोन है मेनली। तो अभी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो मेनली स्टैंड अलोन डेटा को डाउनलोड करने के लिए है एक ही बार में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टैंडअलोन का जो कंपनी होगी उसमें ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड सेम ही होंगे क्योंकि उनका कोई अलग सब्सिडरी कंपनी नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड के केस में ये जो नंबर है और उस जो कंसोलिडेटेड का नंबर है वो डिफरेंट होगा, उसका रेवेन्यू डिफरेंट होगा क्योंकि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो उसने जो रेवेन्यू किया उस रेवेन्यू को भी उसमें वो एडेड रहेगा वो। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी जो बीएससी में और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये मेनली उस कंपनी का स्टैंड अलोन डेटा दिखाता है। तो अभी हम लोग स्टैंड अलोन पे बात करेंगे, आगे कंसोलिडेटेड पे मैं फिर से आऊँगा। अब हम कल के जरिए इसी डेटा को डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो जैसे मैंने ये कंसोल अपना ओपन किया और कल के जरिए जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ नहीं, ये वही है जो आपको अभी ब्राउज़र के थ्रू भी दिख रहा था। अब इस डेटा को हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के लिए मैंने इस डेटा को कॉपी किया और इसको मैं नोटपैड पे अभी रख लेता हूँ अभी के लिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए ये मुझे पता है जेसन स्ट्रक्चर है, क्योंकि जेसन स्ट्रक्चर का जो डेटा होता है वो हमेशा एक ब्रैकेट से शुरू होता है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट भी दिख रहा है आपको, ये क्वार्टरली इन क्रोर है। इसी तरह से इसमें बहुत सारा डेटा है। तो अब हम इसको जेसन ऑनलाइन जेसन फॉर्मेटर में
ओपन करता हूँ और इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ये डेटा को मैं फॉर्मेटेड वे में देखने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे दिखता है। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने क्या प्रोसेस इट। जब ये डेटा प्रोसेस होता है तब मुझे ये दिखता है कि अच्छा इस डेटा में एक्चुअली 5 एलिमेंट्स हैं। एक तो क्वार्टरली इन क्रोर, क्वार्टरली इन मिलियन एंड देन एनुअल इन क्रोर, एनुअल इन मिलियन, और ये इसका इंडेक्स बताता है कि ये किस इंडेक्स में का शेयर है ये। ओके सो हमारा इंटरेस्ट है एनुअल इन मिलियन में। सो अगर मैं केवल इस डेटा को कॉपी करूं तो ये है मेरा पहला इंटरेस्ट, ये कि मैं इस डेटा को एनुअल इन मिलियन लूं और एनुअल इन मिलियन डेटा को मैं एक बार फिर एक नोटपैड पे किसी जगह पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये एनुअल इन मिलियन में जो डेटा है ये इसका लेवल है जेसन का और ये इसके अंदर का डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका केवल डेटा पार्ट हटाता हूँ और तो ये HTML फॉर्मेट है। केयरफुली इस HTML फॉर्मेट को भी एक बार इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। तो ऑनलाइन HTML फॉर्मेट, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और मैंने क्विकली इसको देखना है कि ये कैसा है ये डेटा। और जब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ ऑनलाइन तब मुझे समझ में आता है कि ओके ये डेटा है, इसका ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टेबल हेड है ये, और फिर ये टेबल की बॉडी है और बॉडी के अंदर फिर इसमें डेटा है, जैसे इसमें इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू। अच्छा अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो है ये टेबल का हेड है। ये टेबल का हेड अगर आप यहाँ पर मिलाएं तो यहाँ देखिए इन मिलियन और ये टेबल हेडर, यानी कि ये रो है। और फिर जो है टेबल का इनकम, फिर रेवेन्यू, देखिए यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट फिर रेवेन्यू, ये यहाँ से क्लियरली मैच कर रहा है, राइट, ये जो डेटा है। और आप नीचे जाएंगे तो इसमें देखिएगा अदर इनकम्स, टोटल इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, पीवीडीटी, डिप्रिसिएशन, ये सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हेड है ये सब यहाँ है, अदर इनकम, एक्सपेंडिचर, पीवीडीटी, सब कुछ है यहाँ पे। उसी का हमने ये HTML फॉर्मेट में डेटा हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है, जो जो हमने कहा कि ये जो डेटा है ये बेसिकली जेसन और HTML का कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपने क्या देखा कि 5 साल का जो डेटा है वो पूरा का पूरा एक साथ फेच हुआ। जैसे आपको फिर से स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, तो पूरे 5 साल का डेटा एक साथ फेच हुआ है 20 से 16 तक। सो ये बेसिकली रेवेन्यू 20 का है, ये 19 का है और ये 18 का, इस तरह से ये डेटा है, राइट। तो ये ऑल 5 ईयर का डेटा जो है वो एक साथ फेच हुआ। इसके साथ साथ आपको मैंने जेसन स्ट्रक्चर में दिखाया था कि क्वार्टरली रिजल्ट भी फेच हुआ एक्चुअली, और एनुअल रिजल्ट क्रोर्स एंड मिलियन दोनों में फेच हुआ है ना। तो इस केस में क्या है कि ये जो डेटा फेच हुआ ये कि पूरा का पूरा जो है वो सबका सारा का सारा डेटा एक साथ फेच हो गया। अब जो है हमने एक चीज और देखना है कि इसमें जो है हमारा क्या इंटरेस्ट था, केवल एनुअल रिजल्ट इन मिलियन, उसको हमने आइसोलेट किया, मैंने सिर्फ उतने को कॉपी किया। उसको कॉपी करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें HTML डेटा है, जो कि हमने इसको HTML फॉर्मेटर में इसको हमने देखा कि HTML डेटा है ये, राइट। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा जेसन डेटा है उसको हम लोग JQ कमांड से इसको फिल्टर करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, अगर आपने आपने नोटिस किया तो हमने एक कर्ल URL फॉर्म किया, फिर रिपोर्ट डेटा में हमने उस कर्ल को कॉल किया। अगर आपको इस शेल कमांड पता है तो आप इसको इजीली देख पा रहे होंगे। इसको मैंने कर्ल किया और वो रिपोर्ट डेटा जेसन के अंदर गया। फिर रिपोर्ट डेटा जेसन से हमने JQ के थ्रू पाइप करते हुए एनुअल इन मिलियन को
फेच किया जो कि HTML डेटा लेकर आया, यानी कि कुल मिला के हमारा ये डेटा आया उसमें। तो अब हमारे पास जो ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर अब हमें फर्दर काम करना है। अब इस पॉइंट पर मैं इस स्लाइड में भी इसी बात को मैंने दोहराया है कि इसमें JQ कमांड जो है वो जेसन डेटा के साथ पाइप करके और हम फिर सर्च करते हैं एनुअल रिजल्ट इन मिलियन। अब इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है वो हम XML लिंट टूल से करने वाले हैं, जो कि हमें ये हेल्प करेगा कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे निकाला जाए। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि XML लिंट जो है वो M% जैसे कैरेक्टर्स को हैंडल नहीं कर पाता, और जो हमारा HTML है उसके अंदर इस तरह के कैरेक्टर आपको मिलेंगे। सो अगर मैंने सर्च करनी है तो इसके अंदर जैसे M% कंपनी, अब ये जो है ये XML लिंट जो है इसको हैंडल नहीं कर पाता, ये उस टूल की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सिंपली उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने सेट कमांड यूज किया है। ये बहुत कॉमन यूज्ड कमांड है यूनिक्स से स्क्रिप्ट पे काम करने वालों के लिए। और इसको मैंने क्या किया कि मैंने उस टेक्स्ट को, जो एनुअल डेटा इन मिलियन जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल में वो जो वैल्यू ली थी उसको मैंने एको किया और उसको मैंने सेट को पास किया। और सेट को मैंने कहा कि M% सारे हटाकर और उसको स्पेस, ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस करने के लिए। तो इस तरह की थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप टूल या कमांड यूज कर रहे हैं, कभी कभी टूल्स काम नहीं करते तो हम ऐसी छोटी मोटी क्लीनिंग कर सकते हैं, बिकॉज उससे हमें कोई हार्म नहीं होने वाला है, हमारा जस्ट डेटा क्लीन हो रहा है आगे की पार्सिंग के लिए। अब इस पॉइंट पे हमारा डेटा जो है वो क्लीन है और उसको हम लोग एलिमेंट्स के लिए आगे यूज कर सकते हैं, एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हिट एंड ट्रायल से पता चली हैं कि जब मैंने कोशिश करी कि अच्छा ये डेटा निकला, अब मैं इससे एलिमेंट्स निकालूं, तब मुझे पता चला कि एलिमेंट्स नहीं निकल रहे। फिर उसको मैंने ट्रबल शूट किया कि अच्छा ये M% के चलते नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब आप उसको करेंगे तो आपको वो पता चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे कोई चीज़ हम ये कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है ना कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे मेरा कर्ल कमांड काम नहीं कर रहा है स्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट में रन करने के पहले उस कर्ल कमांड को सीधे सीधे यहाँ रन करके देखूँ, कर्ल, और यहाँ पे मैंने वो कमांड भेजा जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, और देखोगे क्या यहाँ रिजल्ट आता है, यहाँ रिजल्ट आ गया। इसका मतलब मेरा कर्ल कमांड काम करना चाहिए। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसी कर्ल कमांड को, जैसे आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पे कि कर्ल कमांड के वेरिएबल को हम वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं, तो फिर मैं वही चीज़ ट्राई करूँगा। मैंने एक वेरिएबल लिया से ABCD और उसको बोला कि मैंने कर्ल कमांड से जो कर्ल कमांड का जो वैल्यू है इस वेरिएबल में डाल देने के लिए, जैसे मैंने ये कमांड रन किया। अब ये यहाँ पे मुझे वो डेटा दिखा नहीं कर्ल का, क्योंकि वो उस वेरिएबल में जा चुका है। अगर मैं उसको एको करूँ ABCD तो मुझे मेरा डेटा दिख गया। यानी कि इस तरह से कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप उस काम को करें जो भी आप करना चाहते हैं, तो और आपको दिखेगा कि कहाँ पे कौन सा लाइन ब्रेक हुआ शेल स्क्रिप्ट में, और फिर उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एनुअल डेटा इन मिलियन का जो HTML पार्ट है वो उसको मैंने क्लीन कर लिया। ठीक है, इसको वापस उसी वही जो HTML है उसको मैंने क्लीन करके और उसी को रीअसाइन कर दिया, यानी कि ये डेटा ओवरराइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है मेन पार्ट। सो एक बार आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, आपने ये देख लिया कि डेटा किस तरह से अरेंज्ड है, उसमें से आपने अपने काम का डेटा निकाल लिया, काम का स्ट्रिंग निकाल लिया। अब यहाँ पर हम जो है XML लेंट का हमने यूज किया है। तो अभी मैं ज़्यादा आप इस कोड में आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, पहले आपको मैं सीधे यहाँ भेजता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने क्या कहा है कि जो रेवेन्यू हेडर है उसमें उस स्ट्रिंग टेक दैट स्ट्रिंग एनुअल, उसको XML लेंट को पास करो HTML XPath, और ये वैल्यू चाहिए मुझे। अब ये थोड़ा सा क्रिप्टिक लग रहा है कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है, और ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि यही कमांड रन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर से अगेन डेटा स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा कि जो HTML है उसका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है। अब हमें क्या करना है
हमें बेसिकली यहाँ जैसे मुझे रेवेन्यू चाहिए फॉर एग्जांपल, तो बेसिकली मुझे ये पार्ट निकालना है एक तरह से, या इफेक्टिवली मुझे ये निकालना है, ये कॉलम्स निकालने हैं, इन कॉलम्स की वैल्यूज निकालनी है, राइट। अब हम देखेंगे कि ये कोड से कैसे कोरिलेट होता है। अब हम कोड में वापस जाएंगे कि इसको हमको इफेक्टिवली मुझे ये फेच करना है, राइट। तो कोड में कैसे करेंगे उसको हम, तो कोड में हमने क्या लिखा है कि जो रेवेन्यू का जो हेडर है, हेडर मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हेडर है, राइट। रेवेन्यू का जो हेडर है बेसिकली, उसको निकालने के लिए आप बॉडी देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है टी बॉडी, यानी कि बॉडी पे जाइए, सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम देखिए और उसका टेक्स्ट उठाइए। बेसिकली ये 3 स्टेज ऐसे कह रहा है, इसको एक्सपाथ कहते हैं हम लोग, एक्सपाथ इवोल्यूशन। आप उसके बारे में गूगल कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एक्सपाथ होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं एक्सएमएल लिंट को, कि पहले एचटीएमएल पास करना है, क्योंकि एक्सएमएल लिंट जो है एक्सएमएल पास करने के लिए भी होता है, और एक्सएमएल लिंट जो है वो बहुत ही स्ट्रीजेंट पार्सर है। इसका मतलब कि अगर स्ट्रक्चर में थोड़ी भी गलती हुई, एक भी टैग इधर से उधर हुआ, तो एक्सएमएल लिंट जो है वो बहुत बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो एक तो हमने को ने स्पेशल कैरेक्टर हटाया, वो तो ठीक है, स्टिल एक्सएमएल लिंट बहुत ही काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट पार्सर है। तो बाई पुटिंग इन हाइफन हाइफन एचटीएमएल, मैं एचटीएमएल को एक्सएमएल लिंट को ही बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा लूज रखना अपने स्ट्रिक्ट पार्सिंग को, क्योंकि एचटीएमएल जो होते हैं ना, वो एचटीएमएल जो वेबसाइट के अंदर होता है वो थोड़ा बहुत एरर को टॉलरेट कर लेता है। जो जैसे वेब ब्राउजर है ना, जैसे ये वेब ब्राउजर है, इसमें मैंने HTML, ये पूरा HTML है, इसके बिहाइंड जो स्क्रिप्टिंग है, उसमें अगर थोड़ा सा एक टैग मैंने मिस कर दिया ना, तो HTML विल नॉट कंप्लेन, ये ब्राउजर कंप्लेन नहीं करेगा कि अरे ये मैं आप दिखा नहीं सकता, अनलेस कि पूरी तरह से ब्रोकन हो तो एक अलग बात है। पर जनरली छोटे मोटे टैग्स मिसिंग को ये हैंडल कर लेता है, ठीक है, ये आपको डेटा दिखाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर इस HTML में मान लीजिए कि एक मैंने से ये हाइफन या फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा क्लास मिस किया या फिर एक स्लैश मिस कर दिया, स्टिल ये थोड़ा सा मैनेज कर लेगा ब्राउजर, लेकिन एक्सएमएल लिंट नहीं मैनेज करेगा। एक्सएमएल लिंट जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पार्सर है। तो HTML जब हम पास करते हैं तो हम एक्सएमएल लिंट को हिंट कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू पास इन HTML एंड जस्ट बी अ लिटिल बिट टॉलरेबल। तो HTML भी, एक्सएमएल लिंट भी अपने लॉजिक के हिसाब से वो थोड़ा सा बेयर करता है, थोड़ा सा मिसमैच बेयर करता है जहां तक कि कर सकता है। और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि गो टू द एक्सपाथ, यूज एन एक्सपाथ एक्सप्रेशन टू फाइंड दिस एलिमेंट। ओके, सो ये क्या करेगा, ये यहां पे जाएगा टी बॉडी, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, दैट इज फर्स्ट टीडी, एंड टेक वट एवर इज द टीडी के अंदर का जो वैल्यू है उसको टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन है। तो हमने कहा टी बॉडी, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड टेक्स्ट एक्सप्रेशन, टेक दैट एंड आई एम जस्ट क्लीनिंग अप। अगर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे अगर कॉमा है अगर उस टेक्स्ट के अंदर, जस्ट रिमूव द कॉमा सो दैट वी हैव ए सिंपल टेक्स्ट। प्रॉफिट हेडर के लिए हम कह रहे हैं कि टी बॉडी में 11th रो पे जाओ और फर्स्ट कॉलम उठाओ और उसका टेक्स्ट देखो। अब आप सोचेंगे कि ये आपने कैसे फिगर आउट किया है, सिंपल, ये जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो मुझे दिखा कि टी बॉडी में फर्स्ट रेवेन्यू है एंड सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, 11 इज हियर। ओके, सो मुझे साफ दिख गया कि भैया 11th रो जो है, ये रो टीआर 11th टीआर सेक्शन जो है वो नेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको कह दिया कि ओके, जो प्रॉफिट का हेडर है वो यहाँ से 11th रो से उठाना, ठीक है। अब वैल्यू उठाने की बात है, अब मेरे पास वैल्यू उठाने की बात है कि भाई मुझे वैल्यू उठानी है। तो वैल्यू में मैंने, आप नोटिस करोगे कि अगेन टी बॉडी में सेकेंड रो पे हमेशा मेरा रेवेन्यू है एंड 11th रो पर प्रॉफिट है, तो ये तो कॉमन है। टीडी में आपने नोटिस करना कि यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, हम बात करेंगे ए एक्चुअली यहाँ से आ रहा है फॉर लूप से, हम बात करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू उठाओ और टेक्स्ट में उठा लो। मान लो कि मुझे 2000, हम वापस जाते हैं रेवेन्यू देखने के लिए, मुझे 2000 ये जो हेडर है
इस हेडर के हिसाब से ये पहला डेटा 2020 का है, यहाँ पे 2020 दिख रहा है, तो ये पहला डेटा 2020 का है। मान लो मुझे 2020 उठाना है, तो बेसिकली इसका एक्सपाथ क्या होगा, टी बॉडी में सेकेंड रो टीडी का सेकेंड कॉलम का वैल्यू, राइट। इसी तरह टीडी के थर्ड थर्ड टीडी के कॉलम का वैल्यू, फोर्थ टीडी के कॉलम का वैल्यू, राइट। तो वो जो चीज है, वो जो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ लूप लगाया है। लूप लगाया है किस लिए, यहाँ पे लूप में पहले 2 आएगा, ये ओके लूप में लूप पे स्ट्रक्चर थोड़ा समझाता हूँ। ये लूप ये कहता है कि ए की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, 6 तक जाओ और एक एक से जंप करो, यानी कि 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई होप कि यू गेट इट, राइट। सो ये क्या करेगा, 2 से 6 तक एक एक के जंप में जाओ। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये सबसे पहले 2 पुट करेगा, इस फर्स्ट बार ये 2 पुट करेगा तो हमें 2020 का डेटा आएगा। जब टीडी 3 पुट करेगा तो हमें 2019 का डेटा आएगा। टीडी 4 2018 का डेटा, जो कि ये बोल रहा है हमें, राइट। हर एक टीडी का वैल्यू अगर चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने हेडर उठाया, प्रॉफिट का हेडर उठाया। ऑल्दो इसको लूप में होने की जरूरत नहीं है, लूप से बाहर भी रह सकता है क्योंकि इसमें लूप का कोई भी एलिमेंट नहीं, ए या वगैरह, इसको हमको लूप से बाहर भी रख सकते हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू, दैट्स फाइन। ओके, लूप के अंदर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लूप के बाहर ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा। तो ये जो है, ये क्या करेगा, ये लूप के अंदर इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो इसका टेक्स्ट आएगा, इसका टेक्स्ट वैल्यू उठाएगा। अगेन उसमें जो कॉमा, चूंकि आप देखो ये जो वैल्यू इसके अंदर कॉमा है, वी डोंट नीड कॉमा, राइट। हमको जो एक्सेल में जो है हमें दिखाने के लिए, हम नॉर्मली इसको दिखाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि इसमें हम उसको सेट करके हटाते जा रहे हैं कॉमा। यहाँ पे इफ एल्स है। अब इफ एल्स का पर्पस जो है, देखिए ये तो मुझे स्ट्रक्चर से समझ में आ गया कि भाई ये यहाँ पे हमेशा रेवेन्यू सेकेंड एलिमेंट है और ये 11th एलिमेंट है, ये मुझे CMI से समझ में आ गया। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि ये HTML सही तरीके से नहीं लिखा गया है, या किसी भी रीजन से रेवेन्यू जो है वो पहला एलिमेंट नहीं है। कोई ऐसा कंपनी है जिसका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि जो रेवेन्यू है वो TR2 पे नहीं आता, वो TR3 पे आता है। इट कैन पॉसिबल, और यू वांट दैट कि रेवेन्यू नहीं, मुझे अदर इनकम चाहिए। कोई भी रीजन से आपको इट्स बेटर कि आप जो आपका जो एजम्पशन है उसको आप वैलिडेट भी करें कोड के अंदर, और एरर थ्रो करें या फिर कोई वार्निंग दिखाएं अगर वो ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपको, अगर ऐसा कुछ है कि जहाँ पे आपका एजम्पशन गलत होता है, तो आप उसको पकड़ पाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ये बोला कि सी आई एम एज्यूमिंग, जस्ट होल्ड ऑन, वेयर इज माय कर्सर, ओके। सो आई एम एज्यूमिंग कि सेकेंड रो पे मेरा रेवेन्यू है, 11th रो पे मेरा प्रॉफिट है। तो मैंने यहाँ पे चेक करना है उसको कि रेवेन्यू हेडर रेवेन्यू होना चाहिए, और प्रॉफिट हेडर जो है वो, अगर मैंने यहाँ क्या है, अगर रेवेन्यू हेडर रेवेन्यू नहीं है या प्रॉफिट हेडर जो मेरा एजम्पशन है वो गलत है, तो आप 0 ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 0 ऐड करने की जगह पे आप एरर भी थ्रो कर सकते हैं, एको कर सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग, है ना, कुड नॉट पार्स, और से रेवेन्यू की जगह पे कई बार, अगर रेवेन्यू की जगह पे से रेवेन्यू की जगह पे नेट सेल्स लिखा हुआ है, राइट, वो भी एक केस हो सकता है कि कहीं रेवेन्यू लिखा है, कहीं नेट सेल्स लिखा है। ये हम बल्कि कंसोलिडेटेड में देखेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। स्टैंड अलोन में अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये हमेशा रेवेन्यू लिखा होता है, और वो हमेशा नेट प्रॉफिट ही लिखा होता है, एग्जैक्टली केस सेंसिटिव ऐसे ही लिखा होता है वो। सो ये मैंने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की। बट अगर बाई चांस रेवेन्यू सेकेंड रो पे नहीं है और 11th रो पे नेट प्रॉफिट नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये बता देगा। यहाँ पर आप एरर थ्रो कर सकते हैं, मैंने 0 सेट किया हुआ है, तो अगर मुझे बहुत सारे जीरोज देखते हैं तब मैं इमीडिएटली समझ जाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। क्योंकि क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे आते हैं हम, और रेवेन्यू इज नॉट द सेकेंड रो, इट इज अ थर्ड रो से, तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे ABCD है, वो कभी मैच होगा नहीं। तो ये क्या होगा, इसके लिए भी 0 सेट करेगा, इसके भी 0, इसके भी 0, इसके भी 0, इसके भी 0 सेट करेगा। तो अगर मुझे डेटा टेस्टिंग के दौरान ये दिखा कि सारे रेवेन्यू 0 हैं और प्रॉफिट है, या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों 0 हैं, विच इज वेरी रेयर केस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट 0 मतलब कि
तो मैंने ब्रेक नहीं किया है, या फिर एको आप डाल सकते हो, पर आप जो चाहे वो कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे। और अगर वो नहीं है, अगर वो रेवेन्यू और जो एजम्पशन है वो करेक्ट है, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दो, राइट। सो ये कोड देखने में थोड़ा क्रिप्टिक लग रहा है, लेकिन आपको सेंस कर रहा होगा। इफ यू आर ए शेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, तो मैंने आपको टच दिखाया कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, राइट। आप इसको मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लूप फेयरली सिंपल लूप रखने की कोशिश की है समझाने के लिए। आप इसको और थोड़ा और ऑटोमेट कर सकते हो कि आपको 2 और 11 भी हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं पड़े, ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर ले कि इस रो पे मेरा रेवेन्यू है, इस रो पे नेट सेल्स है। तो कोड द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड टू मेक इट सोफिस्टिकेटेड, है ना। तो अब तक हमने देखा है कि हम कैसे ये डेटा एलिमेंट्स फेच कर सकते हैं। इस तरह से हम स्टैंड अलोन में कोई भी डेटा एलिमेंट फेच कर सकते हैं। तो ये तो रही स्टैंड अलोन की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड एनुअल रिजल्ट कैसे फेच किया जाए, क्योंकि कंसोलिडेटेड एनुअल रिजल्ट के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। एक तो सारी कंपनियां जो है वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दिखाती है या कौन सी कंपनी जो है वो स्टैंड अलोन रिजल्ट दिखाती है। वो एक चैलेंज है। सपोज आपको पता है कि ये कंपनी जो है स्टैंड अलोन दिखाती है, और या कुछ पार्ट में जैसे सीएमआई है, कुछ पार्ट में स्टैंड अलोन दिखाती है, तो कुछ पार्ट में वो कंसोलिडेटेड दिखाती है। अच्छी बात ये है कि स्टिल अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो या तो वो अवेलेबल नहीं होगा, और अगर वो अवेलेबल होगा तो वो स्टैंड अलोन के इक्वल होना चाहिए। बेसिकली ये है। अब जो कंसोलिडेटेड डेटा का जो फॉर्मेट है वो हम अभी देखेंगे, वो जेसन फॉर्मेट नहीं है। यानी कि अभी जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर कंसोलिडेटेड का नहीं है। इसके चलते हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हमको वहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा, और वहाँ का फॉर्मेट और HTML और रॉ HTML है। इनफैक्ट HTML फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है काम करना। जेसन फॉर्मेट या फिर जो ज़्यादा टेक्निकल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, XML और जेसन, ये सब ज़्यादा ईजी होते हैं। एक एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि HTML जो है वो माल फॉर्म्ड हो सकता है। अगर HTML माल फॉर्म्ड होता है तो उसके साथ और भी ज़्यादा हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ता है कि कैसे मेरा डेटा बाहर निकलेगा, और ये थोड़ा सा एक ट्रिकी काम हो जाता है। पर ठीक है, हम लोग उसको भी ट्राई करेंगे। इसका से कंसोलिडेटेड डेटा एलिमेंट्स के नेम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें फिक्स है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, दैट्स इट। लेकिन आप जब कंसोलिडेटेड में जाएंगे तो कभी वो रेवेन्यू लिखा होगा, कभी वो नेट सेल्स लिखा होगा, कभी वो लिखा होगा टोटल सेल्स लिखा होगा, या फिर लिखा होगा यू नो सेल्स, सिंपली सेल्स लिखा होगा। कैपिटल एंड स्मॉल जो लेटर्स हैं वो कैमल के जगह पे डिफरेंट हुए। कभी वो नेट सेल्स में एन जो कैपिटल होगा, लेकिन एस सेल्स का एस छोटा होगा। इस तरह से काफ़ी सारे वेरिएशन है जो कि हमें हमें जो है हैंडल करने पड़ते हैं। इनफैक्ट ईपीएस जो है, कभी वो सिंपली ईपीएस लिखा होता है, कभी वो बेसिक ईपीएस लिखा होता है, कभी वो अर्निंग प्राइस पर शेयर लिखा होता है, कभी अर्निंग में ई कैपिटल पर, और शेयर जो स्मॉल लेटर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारा वेरिएशन होता है जिसको हमें कोड में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो ये मोस्टली हिट एंड ट्रायल्स होता है। आप एक चीज़ ट्राई करते हो, फिर आप डेटा को टेस्ट करते हो कि क्या वो सही डेटा निकाल के लाया। एक कंपनी का निकाल के लाया, फिर आप 10 कंपनियों पर टेस्ट करते हो, और फिर फिगर आउट करते हो कि क्या सारे 10 के लेकर आया वो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप पूरा एक 150-200 कंपनियां निकालते हैं, और उसमें से एक आध डेटा जो है वियर्ड दिखता है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है। और फिर जब आप उसको चेक करते हो तो पता चलता है अच्छा ये तो एक इसमें एक नया वेरिएशन मिला। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस को जो है वो कवर अप करनी पड़ती है। तो कोड आपको धीरे 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 इम्प्रूव होगा। ओके, जब हम लोग कंसोलिडेटेड एनुअल रिजल्ट का डेटा स्ट्रक्चर देखने जाएंगे उसके पहले एक दो कॉन्सेप्ट और हमें नए देखने पड़ेंगे। बीएसई इंडिया जो वेबसाइट है उस पर एक उसके डेटा स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट क्वार्टर कोड का होता है। क्वार्टर कोड क्या होता है कि बीएसई इंडिया ने हर एक क्वार्टर को एक कोड दे रखा है, और वो जो कोड है उससे आप डेटा इसका फेच कर सकते हो कि आप कौन से क्वार्टर कोड का डेटा चाहिए। अब क्वार्टर कोड का कोई फिक्स स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि कैसे वो क्वार्टर कोड रखेगी, लेकिन मैंने ये फिगर आउट किया कि अगर ये क्वार्टर कोड 105.50 दैट इज 105.50 है तो ये मार्च को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इससे 4 लेस है ये, ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि इसके बीच में 4 क्वार्टर्स और होंगे, जो मार्च टू मार्च 19 टू मार्च 20 के बीच में जो 4 क्वार्टर, इसके चलते ये 4 का गैप है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 105
104.50 जो है वो सितंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट एज्यूम दोज ऑल थिंग्स। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये जो गैप है ये फोर क्वार्टर का ईयर टू ईयर गैप है बेसिकली। लेकिन क्वार्टर कोड कुछ कुछ ऐसे हैं कि 105.50 मार्च 2020 का है, फिर आप 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, राइट। सो ये बेसिकली 8 साल का ये पूरा क्वार्टर कोड यहाँ पे है। आप और भी फिगर आउट कर सकते हो इसमें से माइनस कर करके कि इसमें आपने और 4 माइनस किया और 4 माइनस किया, इस तरह से, राइट। उसके बाद से आपको ये तो हुआ क्वार्टर कोड का। एक और प्रॉब्लम जो आती है कंसोलिडेटेड में वो है कि एनुअल साइकिल चेंज। अब आपको ये क्वार्टर कोड तो पता है, मान लो कि आपके पास इतने से लेके और 10 साल का क्वार्टर कोड आपने निकाल लिया कि भाई 10 साल का क्वार्टर कोड है और मैं डेटा फेच कर लूंगा हर एक क्वार्टर का, क्योंकि ये क्वार्टर कोड के बेसिस पे फेच कर सकते हैं। लेकिन सपोज एक कंपनी का जो साइकिल है वो 2014 में जो है वो सितंबर क्वार्टर चल रहा था और फिर मार्च हो गया, या मार्च से सितंबर हो गया। क्वार्टर शिफ्ट होते हैं कई बार, वो लोग एनुअल रिजल्ट के लिए क्वार्टर शिफ्ट करते हैं। वहाँ एक चैलेंज आ जाती है, वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सेम कोड जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जब तक कि क्वार्टर मैचिंग मिलेंगे तब तक तो डेटा निकालेगा, उसके बाद से वो डेटा निकालना बंद कर देगा। तो ये सब थोड़े बहुत चैलेंजेज है। ऑल्दो ये अगर मोस्ट ऑफ द कंपनियों का डेटा निकाल रहा है और कुछ एक कंपनियों का इस तरह का इश्यू है, तो आप थोड़ा बहुत उसके लिए प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, या फिर वो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आप डिटेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाए तो, इस तरह से। लेकिन मैं बेसिक में जाऊंगा कि एक क्वार्टर कोड जब मुझे पता है, जो कि मोस्टली ये जो केस है ये 80% कंपनियों का केस होगा कि मोस्टली देयर क्वार्टर कोड इज फिक्स ईयर बाय ईयर। ओके, सो वो उनका साइकिल जल्दी चेंज होता नहीं है। वैसे केसेस में ये हमेशा आपके लिए ये एक फिक्स सेट ऑफ क्वार्टर कोड काम करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वार्टर कोड से कैसे हम डेटा निकालते हैं। तो इसमें जो है अगर आपको कंसोलिडेटेड डेटा एनुअल रिजल्ट फेच करना है तो उसका जो यूआरएल का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो है इसमें आपको बीएससी इंडिया कॉर्पोरेट result.xp और इसमें कोड पास करते हैं और साथ में क्वार्टर कोड पास करते हैं। सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प का, इसका बीएससी कोड है ये 500182 और इसका रिजल्ट हमेशा कंसोलिडेटेड होता है। तो इस तरह के रिजल्ट को फेच करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 2020 का डेटा निकालना है तो ये यूआरएल है, 2019 का, 18 का करस्पॉन्डिंग। अब मैं इसमें से एक जो है वो निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये रहा, ये जो डेटा है ये आपका इस क्वार्टर का डेटा है, ये 2019 का, क्योंकि ये क्वार्टर कोड 101 है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऑडिटेड रिपोर्ट फ्रॉम दिस टू दिस एंड 2019 का डेटा है। अगर हम इसका क्वार्टर कोड जो है वो 105 कर दें तो हमारा डेटा जो है वो 2020 का डेटा होगा, लेटेस्ट डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा है, अब आप बोलेंगे कि ये यूआरएल तो सीधे हमें डेटा लेकर आ रहा है, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं है जैसा इसका था, जैसे कि ये एक टेक्स्ट डेटा था। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें, वही मैंने आपको पहले कहा कि एचटीएमएल डेटा को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मेनली यूआई के पर्पज से बनाई जाती है। इट्स नॉट टेक्निकल डेटा स्ट्रक्चर, इट्स मोस्टली यूआई के डेटा स्ट्रक्चर, यूआई का स्क्रिप्ट है वो बेसिकली। तो स्क्रिप्ट को पास करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। खैर हम लोग वो भी करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं वो। तो आपको समझ में आ गया कि आप कैसे क्वार्टर कोड पास कर सकते हैं और डिफरेंट क्वार्टर्स के डेटा डायरेक्टली फेच कर सकते हैं ये। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर यही जो डेटा है जो कि वेबसाइट में दिख रहा है अभी, ये तो इसको HTML में जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो मैंने इसको रन किया, इसमें मैंने क्वार्टर कोड 2020 के लिए पास किया है और जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये डेटा डाउनलोड होकर आता है। अब इस डेटा को ध्यान से देखिए, इस डेटा में आपको, अब आपने जो स्क्रीन पे देखा वो पूरा डेटा यहाँ पे है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस डेटा का ये है कि इसमें सब कुछ है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सब कुछ है, जैसे ये देखिए नेट सेल्स है जिसकी वैल्यू यहाँ है, इसका अदर इनकम यहाँ है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है डेटा का, लेकिन ये जिस डेटा का स्ट्रक्चर वैसे ही नहीं है जैसा पहले हमने देखा था। तो अब हमको इसको पार्स करने की ज़रूरत है। ओके, सो अब हम जब उसको पार्स करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या किया, अगेन डेटा को लिया
और रिपोर्ट डेटा HTML में। अब हमारे पास HTML डेटा है, लेकिन इस बार इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हमने XML लिंट का यूज करके उसी डेटा को हम ये यहाँ पे फिर से पार्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको एको किया नो वार्निंग, मतलब हम HTML लिंट को बोल रहे हैं प्लीज डोंट सेंड अ वार्निंग, और ये सब चीज़ें हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली इतनी खिचड़ी क्यों है, ये XML लिंट में इस बार जो है ये जो XPath है वो इतना डिफरेंट क्यों है। तो इसको करने के लिए, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं फिर से अगेन कि ये डेटा स्ट्रक्चर कैसा है। और थैंकफुली इस बार जो डेटा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फॉर्मेटेड है, तो हम एक बार इसको जस्ट कॉपी कर रहे हैं यहाँ से कि जब हम कॉल एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये डेटा स्ट्रक्चर मिलता है, राइट। ओके, ये है डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है। हमने इसको कॉपी किया, एक नोटपैड पर ले जाते हैं जस्ट टू सी कि डेटा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर आपके सामने आया है इसमें बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो जिससे हमें बिल्कुल ही मतलब नहीं है। स्क्रिप्ट्स हैं, हेडर्स हैं, ये है वो है। खैर हम सीधे जंप करते हैं जहां हमें जाना है। जहां पे हमें हमें मेन डेटा जो मुझे दिख रहा है वो कुछ कुछ यहाँ दिख रहा है कि ये जो डेटा है ये कुछ यहाँ पे है हमारा डेटा, ये जो पार्ट है। ठीक है, अब पार्सिंग में मेरा पर्पस क्या होगा कि किसी तरह से मैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच सकूं, इस जंप तक, इस पर्टिकुलर पहले टेबल तक। जैसे ये टेबल है ये हमारा, राइट। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। लेट्स से देखो ये टेबल स्ट्रक्चर है विच इज आई एम कंसर्न इन, मुझे यहाँ यहाँ आना है। ठीक है, सो एक्सएमएल लिंट जो है वो एक ऑप्शन देता है कि आप सीधे टेबल आईडी से एक टेबल तक जंप कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। सो मुझे थैंकफुली इस स्ट्रक्चर में मुझे ओके अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देर इज नो फिक्स स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग अपॉन डेटा स्ट्रक्चर। ऑल यू हैव टू रीच टू योर डेटा। अगर आपको डेटा तक रीच करना है उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक तो आईडी से आप निकाल सकते हो, क्लास से निकाल सकते हो, कोई ऐसी यूनिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर आप पेरेंट से मूव कर सकते हो कि मैं आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि कोई आईडी नहीं है तो मे बी मैं पेरेंट से मूव कर सकता हूँ कि मुझे HTML के अंदर, फिर मुझे बॉडी के अंदर जाना है, फिर बॉडी के अंदर से फिर एक स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप उस स्ट्रक्चर को अगर समझते हैं फिर आप डिव के अंदर जाना है, डिव के अंदर जिसका आईडी ये होना चाहिए, इस तरह से आप बहुत सारा एक्सपाथ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप अपने एलिमेंट तक जंप कर सकते हैं। खैर मेरे केस में मुझे एलिमेंट तक जंप करने का मतलब मेरा एक यूनिक टेबल आईडी था जहां पर मुझे जाना है, और ये टेबल आईडी मैंने कंफर्म किया कि ये टेबल आईडी दोबारा कहीं और नहीं है, सो दैट कि आई डोंट गेट कंफ्यूज। सो स्क्रिप्ट के अंदर ये मेंशनड है क्योंकि ये कोड है, तो बट इसके अलावा ये कोड है यहाँ पे, इट इज ओके टू बी मेंशन, लेकिन एज ए किसी टैग के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये, स्पेशली टेबल टैग के साथ, एक और टेबल टैग के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये। ठीक है, जब एक बार ये चीज मुझे पता चल जाती है कि चलो ये किसी टैग के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्सपाथ मैंने इसको एक्सपाथ में एलिमेंट बनाया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं ब्रेकआउट करके दिखाता हूँ कि एक्सएमएल लिंट में हम क्या पास कर रहे हैं। बेसिकली मैंने HTML डेटा पास किया, एक्सएमएल लिंट को बोला कि सप्रेस करो वार्निंग को, इसको इस पार्सिंग को HTML की तरह यूज करो और एक्सपाथ यूज करो। अब एक्सपाथ के अंदर ये खिचड़ी है पूरा का पूरा, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि मैंने इतनी खिचड़ी क्यों पकाई। ठीक है, और एक्सपाथ से जो डेटा है उसको मैंने एक पाइप के थ्रू पास किया और कहा कि इसको क्लीन अप करो। अगेन रिमेंबर अमाउंट में हमें कॉमा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये किया। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपाथ को देखते हैं कि एक्सपाथ जो है वो उसको ब्रेक करते हैं। एक्सपाथ जो हमेशा एक कोट्स के बीच होता है, स्टार्ट सिंगल कोट एंड एंड सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर में डाला हुआ है। ठीक है, सिंगल कोट इसलिए यूज किया क्योंकि एक्सपाथ के अंदर ऑलरेडी डबल कोट यूज है, तो आइदर डबल या सिंगल चाहिए होते, तो मैंने सिंगल को आउटर रखा है और ऑल डबल और अंदर वाले सारे डबल कोट्स के साथ होंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि लुक फॉर ए टेबल एलिमेंट विथ एन आईडी ऑफ दिस। ठीक है, अब ये मैंने कैसे फिगर आउट किया, अगेन मैंने डेटा स्ट्रक्चर देख के फिगर आउट किया कि भाई मुझे यहाँ जाना है ना, और यहाँ पे इस टेबल का ये आईडी है, तो ये टेबल स्पेसिफिक आईडी से निकालो।
उसके बाद से मैंने बोला कि उसके बाद से अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कंसोलिडेटेड डेटा का कि यहाँ पर वो वाला हमें मुझे लिबर्टी नहीं थी कि सेकंड एलिमेंट हमेशा रेवेन्यू होगा और 11th एलिमेंट हमेशा नेट प्रॉफिट होगा जैसा कि पहले हमने देखा था। तो यहाँ पे मुझे फिगर आउट करना था पहले कि भाई कौन सा राइट रो है जहां मुझे जंप करना है। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि देयर कुड बी इंटेलिजेंट वे टू फिगर आउट विच इज द राइट रो बेसिकली। तो मैंने क्या बोला कि बस एक काम करो, गिव मी दैट टीआर दैट इज रो टेबल रो which contains net sales, net income and net revenue और net revenue इसे और either of these। अब आपको लगा कि मैंने ये क्यों पूछा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेटा स्ट्रक्चर में जो लेबलिंग है इटसेल्फ जो है वो फिक्स नहीं है, कहीं नेट सेल्स लिखा होता है, कहीं नेट इनकम, किसी कंपनी में नेट रेवेन्यू लिखा रहता है, तो इट इज वेरी वर्सेटाइल। सो ये मुझे हिट एंड ट्रायल से पता चला कि इतने सारे वेरिएशन और वेरिएशन हो सकता है केवल सेल्स लिखा हो, टोटल सेल्स लिखा हो, टॉट सेल्स लिखा हो, टीओटी टॉट सेल्स। आई मीन देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वेरिएशन विच यू ओवर द टाइम यू कम टू नो। तो मैंने बोला कि ये सर्च करो। अब आपको इसमें एक थोड़ा सा खिचड़ी यहाँ दिख रहा हो कि ये कंटेन्स का मतलब कि अगर टेक्स्ट ये कंटेन करता है। अब मैंने इक्वल नहीं सर्च किया, मैंने कंटेन्स इसलिए सर्च किया, इक्वल नहीं सर्च किया क्योंकि कभी कभी सेल की जगह पे सेल्स लिखा होता है, नेट सेल लिखा होता है कहीं कहीं पे, कहीं नेट सेल्स लिखा होता है, नेट इनकम। आई मीन देयर आर सो मेनी वेरिएशन, सो आई हैव ट्राइड टू kept to keep this code simple to cover most of the case in few line of code। अच्छा, एक एक फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है? ट्रांसलेट जो है वो क्या करेगा कि टीडी के इस वैल्यू को उठाएगा वो और उसके जो ऑल अपर केस को लोअर केस में चेंज करेगा। व्हाट इज द पर्पस? कहीं कहीं पे अगेन मैंने बताया था कैपिटल एन नेट सेल लिखा होगा, कैपिटल एन एंड कैपिटल एस लिखा होगा, अपर केस में होगा दोनों ही दोनों, कहीं पर एक अपर केस में कहीं एक लोअर केस। आई मीन देयर आर वेरिएशन अगेन। इसका पर्पस ये है कि जो भी टेक्स्ट है उसको पहले सारे को लोअर केस में चेंज करो, उसके बाद कंपेयर करो। तो ये लाइन, तो इसी तरह से ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये बहुत मैंने नेट सेल्स रेवेन्यू। ओके, सो ये हो गया कि पहले फिगर आउट करो कि किस रो में है। एक बार आपका रो फिगर आउट हो गया, अब उसके टीडी टू में अब मैं वो दिखाऊंगा कि ये टीडी टू में क्यों है। क्योंकि ओके, पहले मैं बता दूं कि यहाँ है क्या। टीडी टू में अगर ब्लैंक नहीं है, जीरो नहीं है, 0.00 नहीं है, जीरो नहीं है, ये सब वेरिएशंस है वैल्यूज की में डिफरेंट। कहीं कहीं वैल्यू उन लोगों ने डाला ही नहीं, जीरो भी नहीं डाला, जस्ट ब्लैंक छोड़ दिया। कहीं कहीं हाइफन छोड़ देते हैं वो, कहीं कहीं कुछ भी छोड़ देते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा वो ओवर टाइम पता चलेगा। अगर नहीं है, ओके, देन टेक दैट वैल्यू। ओके, सो इट इज सेइंग टेक दैट td2 वैल्यू, दिस इज ऑल। सो अब आप बोलोगे td2 ही क्यों लिया आपने? अगेन, ये डेटा स्ट्रक्चर को आपको जब आप डेटा स्ट्रक्चर को रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में टीडी, ये टीडी है एक जो यहाँ एंड होता है, और ये टीडी है दो जो यहाँ एंड होता है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कोई भी वैल्यू से नेट सेल्स हम देख रहे थे राइट, पहले तो इसने सर्च करेगा कि अच्छा ये वाला टीआर है जिसके अंदर ये वैल्यू है राइट। तो पहला तो ये हो गया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा अलग सेपरेट करता हूँ। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ये टीआर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला टीआर हिट होगा। बेसिकली ये टीआर हिट होती है नेट सेल्स, इट विल कंफर्म दिस टीआर। और अब मैं बोल रहा हूँ कि उस टीआर के अंदर जो टीडी है उसका सेकंड टीडी है। मैं सेकंड टीडी इसलिए क्योंकि फर्स्ट टीडी एक्चुअली लेवल है, यहाँ पे फर्स्ट टीडी लेवल है, सेकंड टीडी का वैल्यू उठाओ और उसको चेक करो क्या वो जीरोज है, ये है वो है, नहीं है तो उठा लो। सो आई होप कि यू गॉट इट राइट। सिमिलरली आपको नेट प्रॉफिट, बेसिक ईपीएस, फाइनेंस कॉस्ट, वट एवर यू वांट, टोटल एवरीथिंग इज हियर। ऑल यू नीड टू फिगर आउट कि कौन से रो में जाना है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि मैंने आपको एक वे दिखाया कि डायनेमिकली आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो एक्सपेंडिचर। अगर नेट सेल्स कहीं बॉटम में भी लिखा होता तो भी ये कमांड वहाँ रीच कर जाएगा और वो नेट सेल्स की वैल्यू उठा कर लाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि आप
प्रायर कंसोलिडेटेड सारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट या जो भी सारे रिजल्ट अभी तक के जो अवेलेबल है वो निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक लिंक होता है प्रायर पीरियड। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो आप जाते हो कहाँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट रिजल्ट, राइट। सो अब ये कॉर्पोरेट रिजल्ट का जो ये पूरा लिस्ट है, यहाँ पे आपको ये है ईयरली रिजल्ट। अगर आप ईयरली रिजल्ट देखो तो ये 105.05 है, ये 4101 है, ये सारे इसके यूआरएल्स देखोगे अगर आप क्लिक करके तो आप एक्चुअली उसी पे जाओगे। तो अगर आपके पास एक पूरा लिस्ट ऑफ ईयर्स है ना, लिस्ट ऑफ ईयर्स है, और आप उस लिस्ट ऑफ ईयर्स को पास करते जाओ, हर एक का जो कोड है वो पास करते जाओ, तो आप पूरा एक लिस्ट निकाल सकते हो। लास्ट 10 ईयर का तो आपने आपने 7-8 साल का तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है स्क्रीन पे कि क्या होगा कोड, राइट। तो आप ओवरऑल जो है ये आप पूरा निकाल सकते हो, राइट, कि इसका जो पूरा ईयर है वो सारे ईयर आप पास करते जाओ और इसका डेटा आप निकाल सकते हो पिछले 10 साल का, राइट। और और आपने सपोज 10 साल फिक्स कर लिया कि ये 10 साल, पर किसी किसी कंपनी का 10 साल का रिजल्ट होता ही नहीं है, राइट। जैसे कोई हम नई कंपनी देख सकते हैं, कोई नई कंपनी ग्रेनुअल्स और आईआरसीटीसी से देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आई एम नॉट श्योर कि इसकी कोई भी डेटा अभी तक अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है। सो इसका 1 साल का डेटा अवेलेबल है मेरे ख्याल से। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ तक का डेटा अवेलेबल है। जैसे इसका 1 साल का ही डेटा अवेलेबल है, 10110। ये जो कंपनी है इसका 1 साल का ही डेटा अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बाय डिफॉल्ट जो है आपने लिस्ट बना ली है अपने कोड की, अपने सारे लिस्ट 10 साल का जो क्वार्टर कोड है उसका आपके पास लिस्ट है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है, अगर आपने सही कोड पास किया तो ये डेटा दिखता है, और कि ये आपका 2020 का सपोज, इसका मैं 10 साल का मैंने ये सेम कोड इस कंपनी के लिए रन कर दिया जो 10 साल के लिए डेटा निकालती है। तो मैक्सिमम क्या होगा कि जब आप 101.05 पास करेंगे ना, और जब आप एंटर करेंगे तो इस पे कोई डेटा आएगा नहीं, ये स्टिल पेज लोड होगा लेकिन कोई डेटा नहीं होगा यहाँ पे, राइट। सो डेटा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो ये एक्स पाथ है, जो हम लोगों ने पहले एक्स पाथ देखा था, ये एक्स पाथ कोई डेटा यील्ड नहीं करेगा, यानी ब्लैंक डेटा आएगा, राइट। ब्लैंक डेटा आएगा तो आप जीरो जायज कर दोगे। तो इस तरह से क्या होगा कि मान लो कि आपको किसी कंपनी का डेटा 8 साल का ही अवेलेबल है ना, तो आपके 8 कोड तक तो वो डेटा फेच करके आपके ऐड करता जाएगा आपके लूप में, है ना। लेकिन 9वें 10वें के लिए 0 0 सेट कर देगा। आई थिंक दैट शुड बी फाइन, राइट। हमें पिछले 10 साल का कोड पता है, हम पूरे 10 साल के कोड को हम एक एक करके प्रोग्रामेटिकली लूप में पास कर रहे हैं, और वो जो है वो जहाँ अवेलेबल डेटा वहाँ अवेलेबल लेके आता है, और जहाँ नहीं है वहाँ पे नहीं लेके आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहीं पे मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी डेटा जो है वो साइकिल चेंज वाला जो केस है वो ध्यान रखना है। तो अगर आपको वो कैसे पकड़ में आता है कि वो जैसे आपको कंटिन्यूसली डेटा मिल रहा है और एक डेटा मिलना कम हो गया, राइट। तो आप एक नज़र जाकर कंपनी को देख सकते हैं कि इसके सारे डेटा अवेलेबल थे या फिर ये ऐसे ही है। अगर आपको एक आइडिया है ऑलरेडी कि ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, इसके हर साल का डेटा अवेलेबल होने चाहिए पिछले 10 साल में, तो फिर आप मोस्ट लाइकली वो क्वार्टर चेंज है इसके चलते वो ईयर कोड चेंज हो गया, है ना। आप ये भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि आपने आपने ईयर कोड चेंज हुआ अगर, अब मुझे वो सर्च करना पड़ेगा कोई कंपनी, मुझे याद नहीं कि कौन सी कंपनी जिसका ईयर कोड चेंज हुआ इन बिटवीन, पर पर इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको जो है, एक मिनट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली उस कंपनी के रिजल्ट लिस्ट पे जाना है, सारे रिजल्ट जहाँ पे आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर से क्विकली देता हूँ। हीरो मोटो कॉर्प में गए हम, और हमने ये देखा, प्रायर पीरियड में गए,
और जो भी ईयर होगा उस ईयर पे जब आप माउस रखेंगे तो अपने आप उसका जो यूआरएल, जैसे कि मैं इसका यूआरएल कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाकर देखता हूँ, अगर उसका जो क्वार्टर कोड है, अगर वो, जैसे इस केस में तो खैर क्वार्टर कोड इन सीक्वेंस है, पर उसका क्वार्टर कोड दिखा देगा। यानी कि अगर सपोज ये मार्च से सितंबर हुआ है तो यहाँ पे कौन सा क्वार्टर कोड के अगेंस्ट सितंबर का डेटा आता है जनरली, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि वो सब भी क्वार्टर कोड अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। अगर उनका डेटा अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है, तो वो उठा के लाएगा, नहीं तो नहीं लेकर आएगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इस तरह के सिनारियो को हैंडल करने के लिए, प्रोग्रामेटिकली हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि यहाँ पे बिफोर आई फिनिश इट अप। सो ये मेथड जो है वो किसी भी मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काम नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का डेटा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट होता है। आई थिंक उनका डेटा जब बैलेंस शीट के फॉर्म में होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली एनुअल रिजल्ट। और उसका जो अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको रिलायबल तरीके से मैं फेच कर पाऊँ, पर अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। पर फाइनेंशियल सेक्टर में मोस्टली ये काम नहीं करता ये। और इसमें जो है आपको डीबग करने के लिए हमेशा स्क्रिप्ट में एको का यूज करना चाहिए। इट इज़ ओके कि आप फर्स्ट टाइम जब स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो आप हर एक पॉइंट पे जाने कि यहाँ एग्जैक्टली क्या डेटा आ रहा है ना। इससे इससे ये इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो जो भी कोर कमांड है, जैसे एक्सएमएल लिंट मैंने यूज किया, अगेन बीसी कमांड अभी तक आपने देखा नहीं, लेकिन जो मैं स्क्रिप्ट शेयर करूंगा तो उसमें आपको बीसी दिखेगा। बीसी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है। अगर आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो बीसी यूज होता है। तो कोर कमांड्स को आप पूरी तरह से समझिए कि क्या होता है, जेक्यू कमांड क्या होता है, कर्ल कैसे काम करता है, कुकीज कैसे पास करते हैं, या फिर हम कोई एक, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई कोई डेटा फेच करना चाह रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, लेकिन उस डेटा को एक ऑथेंटिकेशन चाहिए, लाइक आपका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, जैसे आप लॉगिन करने के बाद ही वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो उसको आप प्रोग्रामेटिकली अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको आपके यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भेजना पड़ता है उसको। तो उसको कैसे भेजते हैं, ऑल्दो यहाँ जरूरत नहीं है, पर देर आर सो मेनी केसेस विच कैन ऑकर, जिसमें कि वेबसाइट पर डेटा लोड हो रहा है, लेकिन आप जब उसको कल से लोड करेंगे तो डेटा ही नहीं लोड होगा ना। यू विल स्क्रैच योर हेड कि भाई ये क्यों हो रहा है, वहां से तो दिख रहा है। क्योंकि कर्ल कमांड ऐसा नहीं कि कर्ल में किसी भी यूआरएल को भेज दिया तो वो डेटा डाउनलोड कर लेता है, उसके साथ उसके कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं। अगर जैसे ऑथेंटिकेशन एक प्री रिक्विसाइट्स है, या फिर कोई कुकीज, या फिर कोई सेशन, कोई स्टेट, वो सब चाहिए, तो वो सब डेटा भी आपको पास करनी पड़ेगी कर्ल से। और कर्ल में अनलिमिटेड ऑप्शन है, सब कुछ पास करने का ऑप्शन है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको समझना पड़ेगा बेसिकली डेटा वेबसाइट को क्या चाहिए, वेब सर्वर को क्या चाहिए इंफॉर्मेशन, और आपको उसको मिमिक करना पड़ेगा कि भाई मैं उसको कैसे मिमिक कर सकता हूँ अब कल कमांड में। ठीक है। और आप एक काम और कर सकते, जैसे मैंने, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कर्ल कमांड को इंडिविजुअली डाल के देखा है अपने सिगविन कंसोल पे कि उसके क्या डेटा आता है। तो डीबग करने का एक अच्छा तरीका ये है कि सेल के साथ सबसे अच्छी बात है कि एक बार आपने सेशन स्टार्ट किया, उसके साथ आपने कोई वेरिएबल अगर इनिशियलाइज किया तो वो सेल उसको याद रखेगा। अगर आप उसमें सब्सिक्वेंट कमांड में उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं आप, तो सेल उस वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो भी हमने कमांड देखे हैं ना पहले, जैसे जैसे ये कमांड है, अगर आप इसको सीक्वेंस में रन करें ना कमांड प्रॉम्प्ट पर विदाउट इन स्क्रिप्ट, ऐसे फिर ऐसे, तो ये एक्चुअली काम करेगा वो। फिर आप थर्ड लाइन ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फोर्थ लाइन ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड इट विल वर्क बेसिकली, राइट। सो वो चीज को वो आप एक्सटेंसिवली यूज कीजिए स्क्रिप्ट को डिबग करने के लिए। क्योंकि क्या होगा ना, स्क्रिप्ट एक बार रन होता है तो पता नहीं वो कहाँ फेल हुआ, अगर आपने सही चेक को डाला तो पता चलेगा, तो पता भी नहीं चलेगा। इट्स बेटर टू डू इट वन बाय वन। अच्छा, आपने टेस्ट कोड को टेस्ट कीजिए कॉर्नर फाइंड, केस फाइंड करने के लिए, आपका जो ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप जब ह्यूज स्केल पर रन करेंगे, एक सेक्टर जो 500 कंपनियों को रन करता है, एक लूप में आप रन कर रहे हैं उसको, स्क्रिप्ट को एक लूप में रन कर रहे हैं या कमांड्स को, जिसमें वो एक के बाद एक 500 कंपनियों को का वो डेटा फेच करने वाला है। उस केस में क्या होगा कि अगर आपने फिगर आउट करना है कि आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि डेटा ने सही से फेच किया कि नहीं। क्योंकि नंबर्स हैं, अगर नेट सेल्स की जगह पे उसने से पीबीटी निकाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यू विल नॉट इवन नो, है ना, जब तक आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट योर कोड, ये दैट इज क्रुशियल।
उसके बाद बीएससी में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। बीएससी का डेटा स्ट्रक्चर, यूआरएल, सब कुछ चेंज होते रहते हैं। आज जो आपने कोड देखा जरूरी नहीं कि कोड 1 साल के बाद काम करेगा। तो आपको हमेशा वो देखते रहना है कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से कोड को ट्विक करते रहिए। इसके साथ मैं एंड करता हूँ इस सेशन को। आई होप कि आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं किसी क्वेरी के लिए। थैंक यू सो मच।